ये हमारा पास एक लाइट सोर्स है। अब इस लाइट सोर्स को मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ। तो जब मैं लाइट सोर्स उसके पास लेके आ रहा हूँ तो आपको स्क्रीन पर, मतलब इस बोर्ड पर हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की है कि अगर सेम फेज और आउट ऑफ फेज होता है तो किस तरह से सुपरपोजिशन के दौरान हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी पाते हैं और जीरो एम्पलीट्यूड भी हमें दिखाई पड़ता है। अब हम आज के लेक्चर में बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, जो कि आपके सिलेबस का अगला टॉपिक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्यों पढ़ना है हमें ये टॉपिक, क्या ज़रूरत है हमें इस टॉपिक को पढ़ने की? तो एक तो इसका ये है कि भाई जो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है कि सुपरपोजिशन का सिद्धांत होता है, तरंगों के बीच में सुपरपोजिशन हो जाता है, हम उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन देखेंगे इंटरफेरेंस में। दूसरा, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि कोई साबुन का बुलबुला होता है तो साबुन बुलबुले में बहुत सारे रंग दिखाई पड़ते हैं। ध्यान से देखें, अगर आप धूप में, तो दिन के रोशनी में देखोगे तो आपको उसमें सातों रंग दिखाई पड़ेंगे तैरते हुए। उस अलावा उसके आपने देखा होगा कि कोई सतह है जिसमें तेल गिरी हुई है, पानी की सतह भी है जिसमें तेल गिरा हुआ है, तो वहाँ पर तेल की वजह से रंग दिखाई पड़ते हैं धूप में, दिन के प्रकाश में। तो ये जो रंग दिखाई पड़ रहे हैं मूल रूप से ये भी इंटरफेरेंस की वजह से होने वाली घटना है। अलावा इसके हम चश्मे बनवाते हैं, चश्मों में एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है, उसमें भी इंटरफेरेंस का ही एक तरह का रोल होता है। अलावा उसके तमाम तरह की मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, तमाम तरह की मॉडर्न माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, जिसमें कि इसी तरह की इंटरफेरेंस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में भी इंटरफेरेंस के इसी तरह के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम तमाम तरह के नए नए एप्लीकेशंस बनाते हैं, डिज़ाइन से लेकर के बेसिक साइंस तक ऑब्जर्वेशन वगैरह करने के लिए। तो एक इंटरफेरेंस एक ऐसी घटना है जो कि एक बहुत पुरानी घटना है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न एप्लीकेशन में भी इसका होता है। हिस्टोरिकली बात करें तो इंटरफेरेंस से जुड़ा हुआ एक प्रयोग है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को, उस प्रयोग को एक बहुत ही बेसिक सा प्रयोग माना जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन थॉमस यंग ने दिया था 1801 में। 1801 आज से एक 225 साल हो गए ना, 1819 और 2000 जी 224 साल पहले इस तरह का प्रयोग हुआ। और उस प्रयोग से थॉमस यंग ने प्रकाश के, लाइट के वेव नेचर की बात को हमारे सामने रखा। उससे पहले मुख्य रूप से न्यूटन का जो सिद्धांत था कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, उसी की बात होती थी। तो इस तरह से हिस्टोरिकली भी इंटरफेरेंस एक इंपॉर्टेंट घटना है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इसको देखते हैं। मॉडर्न साइंस के तमाम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, तमाम माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन टेक्निक में भी इस इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। तो जल्दी से इसकी एक परिभाषा की बात करें तो परिभाषा लिख लेते हैं। तो इंटरफेरेंस की अगर लिखेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, interference of light is the phenomena in which interference of light is the phenomena in which two or more coherent light waves superimpose वही superimpose ही कह रहे हैं, light waves superimpose to form a new distribution of the light intensity and resulting in dark and bright fringes. So this is the whole definition, जिसको कि हम बारी बारी से अब थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमेना इन विच टू और मोर कोहेरेंट लाइट वेव्स, इसको हम बॉक्स में कर दे रहे हैं बिकॉज कोहेरेंसी को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है इस इंटरफेरेंस की दुनिया में। तो इंटरफेरेंस लाइट जो होता है वो असल में दो कोहेरेंट लाइट, दो या दो से ज़्यादा कोहेरेंट लाइट्स का सुपर इम्पोजिशन होता है। और ऐसा हुआ, कोहेरेंट लाइट्स जो हैं वो सुपर इम्पोज हुई और उन्होंने इंटरफेरेंस को दिखाया। इसका सबूत क्या है, इंटरफेरेंस हुआ कैसे पता चला? तो यहाँ पे लिखा है कि टू फॉर्म अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
द लाइट इंटेंसिटी, हमारे जो प्रकाश का तीव्रता है, जिस प्रकाश जिन तरंगों की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हम देखेंगे हमारी स्क्रीन पर जहाँ लाइट गिर रही थी वहाँ पर एक नए तरह का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उस नए तरह में क्या होता है, रिजल्टिंग इन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, और जिसकी वजह से उस जगह पर स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई पड़ती हैं। अब जरा समझें, जैसे अभी क्या है, इस तरह पे ये एक हमारा बोर्ड है, अभी यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रकाश लेके आते हैं। सपोज ये मेरे पास, ये हमारा पास एक लाइट सोर्स है। अब इस लाइट सोर्स को मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ, तो जब मैं लाइट सोर्स उसके पास लेके आ रहा हूँ तो आपको स्क्रीन पर, मतलब इस बोर्ड पर चमक दिखाई पड़ रही है। अब आप खुद ही सोचें, अगर जैसे हमने एक लाइट सोर्स यहाँ रखा, अगर हम 2 लाइट सोर्स लेके आए, 2 ट्यूबलाइट ऐसे लेके आए, उनको यहाँ पर रख दें तो क्या होगा? अगर आप 2 ट्यूबलाइट यहाँ रखोगे तो इस बोर्ड पर चमक और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटेंसिटी दुगनी हो जा रही है। फॉलो द पॉइंट, आप समझ पा रहे हो ना कि आपने एक सोर्स को जलाया, इस कमरे में इस समय 3, एक ट्यूबलाइट ये है, एक ट्यूबलाइट ये है, एक ट्यूबलाइट ये है, एक ये है और एक ये है, 3 ट्यूबलाइट जो है जल रही है, छोटा सा बल्ब है यहाँ पर। तो इस समय हमारे पास 3 ट्यूबलाइट है, लेकिन इस कमरे के अंदर इसकी वजह से सिर्फ चमक बढ़ रही है। अगर इनको मैं बंद कर दूं तो आपको स्क्रीन, मतलब ये सब कुछ जो वीडियो बहुत धुंधला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसीलिए बहुत अच्छे इसके सेंसर्स नहीं है, तो वो अगर इतनी लाइट ना जलाएं तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जितनी भी चमक आप देख रहे हो वीडियो में, वो इन 3 ट्यूबलाइट्स की वजह से है मुख्य रूप से। लेकिन अगर इंटरफेरेंस हो रहा होता, इस कमरे में अगर इंटरफेरेंस हो रहा होता, तो आपको इस कमरे में इस समय मोबाइल से ही काली चमकीली पट्टियाँ दिखाई पड़ती पूरे कमरे में, हम भी उसमें शामिल होते, आपको लाइट सोर्स इस तरह से दिखाई पड़, चमक इस तरह दिखाई ना पड़ रही होती। तो इसका मतलब है इस कमरे में इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। यहाँ सुपरपोजिशन तो हो रहा है, लेकिन उस तरह से इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस होने के लिए कोहेरेंट लाइट का होना जरूरी है, यानी कि जो ट्यूबलाइट्स हैं, ये ट्यूबलाइट कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से इस कमरे के अंदर आप प्रकाशों का सुपरपोजिशन तो देख रहे हो, लेकिन उनकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है कि इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा ही हो रही है हर तरफ, एक कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इसीलिए अब इसको फिर से समझो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमेना इन विच 2 और मोर कोहेरेंट लाइट वेव्स सुपर इम्पोज टू फॉर्म अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी। एक नए तरह के लाइट के इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और रिजल्टिंग होता क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस वहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अब जरा इसको एक बहुत ही क्लासिक सा इसका एक डायग्राम है, जो आप सबकी किताबों में आपने जरूर देखा होगा, 12th में NCERT वगैरह में भी बना है। हम उसको फिर से बना लेते हैं और जरा इसको ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जैसे कि आपके पास से मान लो एक वेव है, इस तरह से आप एक वेव दिखा रहे हो, ठीक है। तो वेव जब आप दिखा रहे हो तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये इस समय क्या है, आप ऐसे समझो कि पीक है, तो पीक को हम एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ट्रफ क्रस्ट है इसको हम ऐसे एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको हमने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, जहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड है माइनस वाला है वहाँ ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो अगर हम कह रहे हैं किसी सोर्स से ऐसे ही ट्रफ क्रस्ट के रूप में लाइट निकल रही है, तो हम कहेंगे कि एक सॉलिड लाइन, फिर एक ब्रोकन लाइन, फिर एक सॉलिड लाइन, फिर एक ब्रोकन लाइन, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी तक आपने जहां तरंगों को इस तरह से रिप्रेजेंट करते आए हो, अब मैं कह रहा हूं उनको ऐसे रिप्रेजेंट करो कि एक सॉलिड लाइन मतलब +a, फिर एक ब्रोकन लाइन, फिर एक सॉलिड लाइन, फिर एक ब्रोकन लाइन, फिर एक सॉलिड लाइन, फिर एक ब्रोकन लाइन, इस तरह से इसको आप रिप्रेजेंट करो। ये मेरा पर्पज़ है आपको बताने का। तो अगर आपने इस चीज़ को मान लिया, अगर आपको ये आइडिया लग रहा है कि सॉलिड लाइन और ब्रोकन लाइन का मतलब क्या है, तो सॉलिड लाइन का मतलब है +a, ब्रोकन लाइन का मतलब है -a, इस तरह से है कुछ। तो अब जरा हम एक डायग्राम बनाना यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास एक सोर्स है S, एक लाइट सोर्स है, इससे मान लो एक बार ऐसे, चूंकि चारों तरफ वेव फ्रंट निकल रहे हैं, जैसा कि हाइगन ने कहा था वेव फ्रंट निकल रहे हैं, तो एक +a का है, उसके बाद एक उसमें से निकला -a का, फिर उसके बाद फिर एक +a, फिर आपके पास इस तरह से -a, फिर ये +a, -a, +a, -a एंड सपोज +a, इस तरह से। तो आपके पास एक लाइट सोर्स है जिससे इस तरह का वेव फ्रंट्स बाहर निकल रहे हैं। आपको मैंने बताया इसमें सॉलिड लाइन का मतलब क्या है और ब्रोकन लाइन का मतलब क्या है। अब ऐसा ही थोड़ी दूर पे एक और सोर्स है, बिल्कुल ऐसा ही सोर्स है, वो भी इसी तरह की तरंगे ही बाहर निकाल रहा है। तो अगेन इसमें सॉलिड लाइन +a, ब्रोकन लाइन -a, सॉलिड लाइन +a, ब्रोकन लाइन -a, सॉलिड लाइन +a, ब्रोकन लाइन्स -a, +a, -a, +a, -a एंड देन +a।
तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने दो सोर्सेस हैं, दो लाइट सोर्सेस हैं, और उन लाइट सोर्सेस से निकलने वाली जो वेव्स हैं उनके ट्रफ और क्रस्ट की बात यहाँ पर कर ली। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं। अब मान लो ये हमारी स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है, ये पॉइंट दिखा रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप क्या देख रहे हो कि भाई ये है -a और ये है +a, दोनों सुपर इम्पोज होंगे, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगी, जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जरा ये देखो, ये क्या है, ये है +a फिर एक +a, तो ये हो जाएगा 2a और 2a का स्क्वायर, चूंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है तो 4a स्क्वायर, तो इस जगह पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप अब आप यहाँ पर देखोगे, फिर उसके बाद इस पॉइंट को देखो, यहाँ +a -a 0 हो जाएगा, उसका हो जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ देखो -a हो जाएगा -2a, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर। फिर अगर आप थोड़ा और ध्यान से इस ग्राफ को और थोड़ा अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से बनाया जाए तो आप पाओगे कि जब ये सारे वेव फ्रंट स्क्रीन पर टकराएंगे तो एक जगह पे इंटेंसिटी 0 होगी, एक जगह पे इंटेंसिटी 4a स्क्वायर होगी, फिर एक जगह पे इंटेंसिटी 0 होगी, फिर एक जगह पे इंटेंसिटी 4a स्क्वायर होगी। तो इस तरह से इस पूरे स्क्रीन पर क्या होगा, डार्क फ्रिंजे बनेगी। फ्रिंज मतलब एक चमकीली पट्टी बनेगी, काली पट्टी फिर चमकीली पट्टी। तो बेसिकली ये जो मैंने मैथ में लिखा है 4a स्क्वायर एंड 0, ये सब एक्चुअल में आपको दिखाई कैसे पड़ेगा। एक्चुअल में बच्चों आपको जो दिखाई पड़ेगा वो ये होगा कि आपके पास एक चमकीली पट्टी होगी, फिर बीच में काली पट्टी गैप, फिर एक चमकीली पट्टी, फिर एक काली पट्टी गैप, फिर एक चमकीली पट्टी, फिर एक काली पट्टी गैप, और इस तरह से आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से काली चमकीली पट्टियाँ बन जाएंगी। आपके टेक्स्ट बुक्स वगैरह में जो डायग्राम फ्रिंजों का आता है वो इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो इस स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो, ये जो काली और चमकीली पट्टियां हैं, ये बेसिकली फोटोग्राफ लिया गया है इंटरफेरेंस पैटर्न का किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के द्वारा। तो ये जो काली चमकीली पट्टियां बन रही है, ब्लैक एंड व्हाइट फ्रिंजेस हैं, पट्टियां को फ्रिंज कहते हैं। ये फ्रिंजों का बनना ही इंटरफेरेंस कहलाता है। तो अगर इस कमरे के अंदर इन 3 ट्यूबलाइट की वजह से होने के बावजूद भी अगर आप नहीं देख पा रहे हो इंटरफेरेंस पैटर्न, इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस की कुछ शर्त होती होंगी जो कि यहाँ फॉलो नहीं हो पा रही हैं, और इन शर्तों के फॉलो ना होने की वजह से भी आप इस कमरे के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नहीं देख पा रहे हो, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नहीं देख पा रहे हो। हाल फिलहाल में इंटरफेरेंस जब भी होता है तो जो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही हम डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर देख पाते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द होल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरफेरेंस। फिर आपसे सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, वो ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनको अगर लागू कर दिया जाए या ऐसा माना जाए, ऐसा सुनिश्चित कर लिया जाए कि ये शर्तें अगर लागू होंगी तो क्या होगा। अगर ये शर्तें लागू होंगी बच्चों तो इसका मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस वहां पर दिखाई पड़ेंगी। तो हमें अब समझनी है नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस। तो आपकी अगली हेडिंग जो हो जाएगी दैट विल बी द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस। सो लेट मी राइट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे अपनी इंटरफेरेंस की होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस फॉर, एक वर्ड में और जोड़ रहा हूं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब इस शब्द का जो मतलब है वो धीरे धीरे आगे अपनी बातचीत में क्लियर होता जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। भाई सर आपने तो अभी ये सिर्फ 2 तरह के इंटरफेरेंस की बात की थी। आपने बात की थी कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अब आप यहाँ पर आज कह रहे हो कि देयर एग्जिस्ट सस्टेन इंटरफेरेंस। तो अगर सस्टेन होता है तो उसका उल्टा भी होता होगा, अनसस्टेन्ड। तो क्या आप इंटरफेरेंस की कोई नई क्लासिफिकेशन कर रहे हो, कोई नया वर्गीकरण करने जा रहे हो? सस्टेन, अनसस्टेन, उसमें भी कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। जरा समझो, सस्टेन का मतलब क्या होता है? जो एक तरह सस्टेन का एक मतलब ये भी होता है जो बना रहे, जो अपने आप को बनाए रखे, अपने आप को वर्तमान में रखे, मतलब वर्तमान इन सेंस कि उसको होल्ड करके रखे, जिसको आप देख सके, सस्टेन कर रहा है, रुक रहा है, स्थिर है, जिसको मैं भी देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता है। अगर आप इंटरफेरेंस का प्रयोग कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जो काली चमकीली पट्टियाँ दिख रही हैं वो बनी रहें। क्यों? क्योंकि आप उसकी चौड़ाई नापना चाहते हो। अब चौड़ाई नाप के क्या होता है? चौड़ाई नाप के भी हम बहुत सारी वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप चाहते हो कि इंटरफेरेंस ऐसा हो जो कि पर्दे पर अगर बने तो बना रहे,
हम किसी और को दिखा सके। हम अपने सर को जाएं स्टाफ रूम में, हमने कहा सर देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, आगे देख लीजिए। सर जब मेरे साथ आए तो मैं उनको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाऊं, ऐसा ना हो गायब हो जाए। हम गए 2 मिनट में गायब हो गया तो क्या दिखाएंगे। सो व्हाट वी नीड अ सस्टेन इंटरफेरेंस, एक ऐसा इंटरफेरेंस जिसकी कंडीशंस लागू हों और हर समय वो सेटिस्फाई होती रहें, ताकि जब भी उसको बनाया जाए, एक बार वो स्टेब्लिश कर लिया एक्सपेरिमेंट में और मैं किसी को लेकर के आऊं तो मैं उसको दिखा सकूं कि भाई देखो ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। अब देखो इसकी चौड़ाई नाप सकते हैं, फ्रिंजों की रिंग की रेडियस नाप सकते हैं। सो एक्चुअली में जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हम किस तरह के इंटरफेरेंस की उम्मीद करते हैं ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, जो कि सस्टेन कर, जिसको कि देखा जा सके। तो अभी से पहले की जो मैंने परिभाषा लिखी थी वो भी अंडरस्टूड है कि हम सस्टेन इंटरफेरेंस की ही बात कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं कि इस समय इस कमरे के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है लेकिन वो सस्टेन्ड नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। ये सर अभी तो आपने कहा था कि इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आपको यहाँ काली चमकीली पट्टियां नहीं दिख रही हैं, यहाँ आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ आपको सस्टेन इंटरफेरेंस अगर सस्टेन इंटरफेरेंस हो रहा होता तो आपको इस कमरे में काली चमकीली पट्टियां आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ती, इस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती हैं। ऐसा नहीं कोई भूत है जो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। लेकिन इस कमरे में इंटरफेरेंस तो हो रहा है लेकिन वो इंटरफेरेंस सस्टेन्ड नहीं है। सस्टेन मतलब इस समय इस कमरे के अंदर काली चमकीली पट्टियां बन रही हैं लेकिन बहुत तेजी से वो कन्वर्ट हो जा रही है। जहां ब्लैक वहां व्हाइट हो जा रहा है, जहां व्हाइट वहां ब्लैक हो जा रहा है। कितनी बार कि एक सेकंड में आप मान सकते हो 10 टू पावर 14 टाइम्स। 10 टू पावर 14 मतलब क्या होता है? 10 टू पावर 14 मतलब होता है शायद 100 खरब साल, 100 खरब बार। जैसे लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, फिर 100 करोड़ का अरब होता है और 100 अरब का खरब, ऐसे कुछ होता है। तो 10 टू पावर 14 मतलब अरबों अरब खरबों खरब बार। तो ये इंटरफेरेंस जो इसमें कमरे में हो रहा है, इसमें काली चमकीली पट्टियां जो बन रही हैं, वो एक सेकेंड में अरबों टाइम अपने आप में इंटरचेंज हो जा रही हैं, एक दूसरे से फ्लिप कर जा रही हैं। और हमारी आंखों की क्षमता है, अगर हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चलाई जाए तो हम उसको अलग अलग नहीं देखते हैं, हम उसे कंटिन्यूअस देखते हैं। जैसा कि आप टेलीविजन में देखते हो, टेलीविजन में क्या होता है, टेलीविजन में आपकी आंख के सामने एक सेकंड में 25 फ्रेम या 30 फ्रेम या 60 फ्रेम आके गुजर जाते हैं। 60 फोटोएं एक सेकंड में आपके स्क्रीन के सामने से गुजर जाती हैं। तो आपको लगता है कि वो 60 फोटोओं का कॉम्बिनेशन आप क्या देखते हो, कुछ है जो कंटिन्यूअस चल रहा है। आपको 60 फोटोएं जब एक साथ एक सेकंड में आती हैं आपके सामने तो आपको लगता है कुछ मूव कर रहा है। असल में मूव नहीं कर रहे हैं, वो 60 फोटोएं हैं, अलग अलग सेकंड पे ली गई हैं जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। तो हमारी आंखों की क्षमता होती है कि हमारी आंखों के सामने कोई घटना एक स्पीड से तेजी से कराई जाए तो हमें उसको कंटिन्यूअस दिखाई पड़ता है। इसका एक एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने कोई मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, उसमें एक पिक्चर बुक होती है। उस पिक्चर बुक में क्या होता है, आप तेज़ी से पिक्चर बुक को वो फोल्ड मतलब वो करो, पन्ने उसके पलटो तो आपको लगेगा कि उसमें चीज़ें मूव कर रही हैं। जैसे आप लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा कि एक व्यक्ति है जिसने 600 फोटो बनाई किसी लड़की की डांस करते हुए। अब वो 600 फोटोएं आपके सामने 30 सेकंड में चला देता है, जल्दी जल्दी फोटो खींच के उसकी जल्दी जल्दी उसको एडिट करके चला दिया। तो जब वो 600 फोटोएं 30 सेकंड में आपके सामने से गुजरी तो आपको लगता है कोई स्केच है जो डांस कर रहा है। कार्टून भी पहले ज़माने में ऐसे ही बनाए जाते थे, कार्टून की कैरेक्टर बना के आपके सामने उनको तेज़ी से मूव कराया जाता था कैमरे की स्क्रीन के साथ में, कैमरे की रील के साथ में, तो आपको लगता था कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। तो इस कमरे के अंदर आप इंटरफेरेंस हो रहा है, आप कहोगे हाँ टेक्निकली हो रहा है। तो हमें काली चमकीली पट्टियाँ क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो सस्टेन्ड नहीं है, वो समय के साथ फ्लिप करता रहता है। काली चमकीली पट्टियाँ अपना स्थान परिवर्तित करती रहती हैं, इसलिए वो उसको हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं कह सकते, उसको हम देख नहीं सकते। तो ऐसे इंटरफेरेंस को कहने का मतलब ही क्या है? इसीलिए हमने यहाँ वर्ड जोड़ा है कि हमें कंडीशंस पढ़नी है सस्टेन इंटरफेरेंस को होने के लिए। और ये कमरे में रखे हुए बल्ब या ट्यूबलाइटें उन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन है द लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी होगी द लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। लाइट सोर्स को कोहेरेंट होना चाहिए। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स द light waves emitted from sources must have same frequency, wavelength and the phase difference
must be 0 और कांस्टेंट। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज का क्या होता है, ये मैंने इस चैनल पे पहले वीडियो बना रखे हैं और आपको आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ उन वीडियोस के लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ जाओगे तो आपको ये फेज डिफरेंस, फेज का मतलब क्या है, फेज बहुत डिटेल में समझाया गया है। पूरा 35 मिनट की वीडियो है फुल डिटेल में, जहाँ फेज को बहुत अच्छे से समझाया है, तो उनको आप देख लीजिएगा। तो हाल फिलहाल यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लाइट सोर्सेज को कोहेरेंट, क्या मतलब है कि द लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। क्यों? ताकि सस्टेन इंटरफेरेंस दिख जाए। तो कोहेरेंट का मतलब है, इसका मतलब है दिस मीन्स द लाइट वेव्स एमिटेड फ्रॉम सोर्स मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, और जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। सो अगर दो तरंगे हैं, दो वेव्स हैं जिनका फेज डिफरेंस 0 है या कांस्टेंट है, तो उसको हम सेम फेज कहेंगे और उनको हम कोहेरेंट कहेंगे, बशर्ते उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी सेम हो। तो इस तरह से कोहेरेंट सोर्सेज की परिभाषा की बात आ गई। तो कोहेरेंट सोर्स की परिभाषा में ये है, वेव्स जिनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या 0 हो और जिनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो, ऐसी वेव्स को हम क्या नाम देते हैं, ऐसी वेव्स को बच्चों हम लोग नाम देते हैं कोहेरेंट वेव्स, और जिन सोर्सेज से निकल रही हैं उनको नाम देते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। दूसरी शर्त है कि फॉर गुड कंट्रास्ट, इंटरफेरेंस बढ़िया डार्क और ब्राइट में दिखे, चमकीला, काला और चमकीला ही दिखे, तो कंट्रास्ट अच्छा होगा, उसका फोटोग्राफ लेना भी हमारे लिए आसान होगा, हमारे लिए वो पूरी जो स्टडी होगी वो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आपके लिए क्या है कि अगर आप गुड कंट्रास्ट चाहते हो, पैटर्न का कंट्रास्ट अच्छा चाहते हो, तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे द लाइट वेव्स शुड बी, द लाइट वेव्स जिनमें इंटरफेरेंस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, द लाइट वेव्स शुड बी, हाउ, शुड बी monochromatic, the light waves should be monochromatic, and the state of polarization must also be same। देखो एक और यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ मतलब सिंगल कलर। जैसे सोडियम लैंप है, तो सोडियम लैंप से सिर्फ और सिर्फ पीले रंग का प्रकाश ही बाहर निकलता है, सिर्फ पीले रंग का। आप मान सकते हो 5893 एंगस्ट्रॉम, 5893 एंगस्ट्रॉम का ही लाइट वेवलेंथ जो है उसमें से निकलती है। तो आपके लिए सोडियम लैंप एक प्रैक्टिकली मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो हमारा कंट्रास्ट अच्छा हो इंटरफेरेंस पैटर्न का, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा लाइट सोर्स कैसा हो, मोनोक्रोमेटिक हो, और साथ ही साथ उनका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन भी एक ही जैसा हो। अगर वो जो लाइट आप बाहर निकाल रहे हो, अगर उनको पोलराइज कर रहे हो, तो दोनों को सेम तरह का पोलराइजेशन देना। कितने तरह के पोलराइजेशन होते हैं, एक तो अनपोलराइज लाइट होती है जो नेचुरल लाइट होती है, एक होता है प्लेन पोलराइज, एक होता है सर्कुलरली पोलराइज, एक होता है एलिप्टिकल पोलराइज। तो आपकी दो तरंगे अगर जा रही हैं और दो तरह की वेव्स हैं जो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, सो अगर एक तरह की वेव प्लेन पोलराइज है तो दूसरे तरह की वेव भी प्लेन पोलराइज होनी चाहिए। एक तरह की वेव सर्कुलर है तो दूसरे तरह की वेव भी सर्कुलर, एक तरह की इलिप्टिकल है दूसरे तरह की भी इलिप्टिकल। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि जो उनकी पोलराइजेशन की स्थिति है वो सेम होनी चाहिए, पोलराइजेशन स्टेट मस्ट बी सेम। अब यहाँ पर तीसरा यहाँ पर पॉइंट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। होता क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज जो होती हैं उनका मतलब कोहेरेंट लेंथ होती है। एक कोहेरेंट लेंथ हम डिफाइन करते हैं। एक तरह से मान लो जितने समय तक हमारी तरंगे आपस में कोहेरेंट बनी है वैसे से जुड़ा हुआ एक पैरामीटर है। तो हम ये चाहते हैं कि दो तरंगे जो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं उनमें कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस भी होगा, तो वो पार्ट डिफरेंस जो है वो उन तरंगों के कोहेरेंस लेंथ से कम होना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रीरिक्विजिट आपके पास नहीं है, इसीलिए मैं इसको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की क्षेत्र में नहीं एंटर कर रहा हूँ, आप इसे ऐसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा ये है कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, the path difference between interfering waves, जिनमें इंटरफेरेंस हो रहा है, interfering waves should be less than the coherence length so that the phase difference remain constant।
तो यहाँ पर क्या हो और क्यों हो, दोनों के सवाल जवाब दिए गए हैं। आप अगर दो सोर्सेज के बीच में, दो लाइट सोर्सेज के बीच में इंटरफेरेंस करा रहे हो, तो आप ये कोशिश करो कि उन सोर्सेज को पास रखो। तो सोर्सेज को पास रखने से क्या होगा, उनसे निकलने वाले तरंगों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो हमेशा उन सोर्सेज के लिए जो कोहेरेंस लेंथ है उससे कम होगा, जिसकी वजह से उनके बीच का फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है आगे हम कर सकते हैं, दिस मीन्स द लाइट सोर्सेस मस्ट कीप क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब है कि आपको जो लाइट सोर्सेस आप यूज कर रहे हो, जिनसे कोहेरेंट लाइट निकल रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है, सेम पोलराइजेशन की लाइट है, उन दोनों लाइट सोर्सेस को आपको पास रखना है। दूर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, दूर रखने से उनके बीच के जो पाथ डिफरेंस है वो कोहेरेंस लेंथ से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर उनके बीच में जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहने की कंडीशन है वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप ये कहोगे कि अब ये दो लाइट सोर्स कोहेरेंट नहीं रह गए हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर उसको हमें जस्टिफाई, मतलब ध्यान में रखना है। चौथा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनके एम्पलीट्यूड है फॉर क्लियर विजिबिलिटी। आप लिख सकते हो फॉर क्लियर विजिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, फॉर क्लियर विजिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स must be same or nearly same. For clear visibility of interference pattern, the amplitude of waves must be same or nearly same. ये है हमारे पास कुछ नेसेसरी कंडीशंस इंटरफेरेंस होने के लिए। तो ये 3-4 कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी कि भाई कोहेरेंट होना चाहिए, इसका मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो होना चाहिए। लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, उनका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन एक जैसा होना चाहिए। लाइट सोर्सेज को हमें पास रखना है। किस वजह से पास रखना है, ऐसा रखना है पास ताकि उनसे निकलने वाली लाइट का जो पाथ डिफरेंस है वो हर स्थिति में उन वेव्स के कोहेरेंस लेंथ से कम हो, इसकी वजह से फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए। फिर और क्लियर विजिबिलिटी आपको मिले, इंटरफेरेंस पैटर्न का कंट्रास्ट अच्छा हो, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके इंटरफेरेंस पैटर्न की जो वेव है उनके एम्पलीट्यूड या तो सेम हो या लगभग सेम हो। तो अगर इन कंडीशन को हम फॉलो करते हैं प्यारों, तो इन कंडीशन के फॉलो होने की वजह से हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमेशा हमको विजिबल, शार्प, देखने लायक, स्टडी करने लायक और सस्टेन हमको होता हुआ दिखता हुआ मिलता है। So these are the conditions of what is interference and what are the necessary conditions for the interference. अब एक चीज, अब अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, जरा सुनते जाइए अगले टॉपिक का क्या मजमून होने वाला है। आपको अगले टॉपिक में ये बताया जाएगा कि भाई ये कोहेरेंट सोर्सेस बना कैसे सकते हो। अगर इस कमरे के अंदर 3 ट्यूबलाइट कोहेरेंट सोर्स की तरह से नहीं काम कर रही, जबकि तीनों ट्यूबलाइट एक ही कंपनी की हैं, ठीक है, ये तीनों ट्यूबलाइट सब पॉलीकैब की ही हैं, एक ही कंपनी की हैं और एक ही दाम की है, एक ही लंबाई चौड़ाई की, एक ही दुकान से ली गई है। तो जब ये तीनों एक ही कंपनी की, एक ही लंबाई की, एक ही वॉट की, एक ही दुकान से ली गई हैं, तो आखिर ये तीनों ट्यूबलाइट कोहेरेंट सोर्सेस तरह काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? तो उसका कारण ये है कि मामला कुछ बड़ा एटॉमिक लेवल का है। ये सिर्फ 3 ट्यूबलाइट, एक दुकान, एक कंपनी, एक वॉट का मामला नहीं है। ये मामला कुछ है एटॉमिक लेवल का। इन तीनों ट्यूबलाइट के अंदर एटॉमिक लेवल पे कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो एग्जैक्टली एक जैसी नहीं है, जिसकी वजह से तीनों ट्यूबलाइट एक साथ जलाने के बावजूद भी इस कमरे के अंदर कोहेरेंट कंडीशन वाला इशू फॉलो नहीं हो पा रहा है। यानी कि इन ट्यूबलाइट से निकलने वाली तरंगों के बीच का फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, जहां हम आपको बताएंगे कि कोहेरेंट सोर्सेस को बनाया कैसे जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि डिस्कस द 2 मेथड्स ऑफ जनरेटिंग कोहेरेंट सोर्सेस, जिसमें हम वेव फ्रंट डिवीजन की बात करेंगे, हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड डिवीजन की। तो ये 2 तरीके हैं जिनकी सहायता से हम कोहेरेंट सोर्सेस को बनाते हैं। फ्रेस्नेल ने बनाया, यंग ने बनाया और बाकी कुछ समय के वैज्ञानिकों ने बनाया, और बना करके माइकलसन, न्यूटन सबने उसको बनाया और हमको इंटरफेरेंस होता हुआ दिख सकता है उससे। तो अगले टॉपिक में हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस के जनरेशन पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।